Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Namula Choktai and we are discussing chapter number 7. Today our topic in chapter number 7 is 7.2 article that is simple harmonic motion and uniform circular motion. You are watching my YouTube channel Dr. Physics. So please like, comment and subscribe and don't forget to hit bell icon for more videos. The topic is simple harmonic motion and uniform circular motion. Points to be discussed. हमारा टारगेट क्या है? इसमें हम चार बातें हैं जो इस टॉपिक के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और फिर उन चार बातों पे बेस करते हुए हमने एक कंक्लूजन बनाना है एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ रेप्लिका ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में हम इसको डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि द बॉडी दैट इज मूविंग ऑन द सर्कल बेसिकली इज एग्जिबिटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक जब हम इसके फर्दर जो 3 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करने हैं हम उसे कंक्लूड कर चुके होंगे, उनके रिजल्ट्स ले चुके होंगे, तो उसकी बेस पे फिर हम फाइनल कंक्लूजन बनाएंगे और वो यही अप्रूवल होगा हमारे इसी कॉन्सेप्ट का कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली इज अ रेप्लिका of the simple harmonic motion. Second, we have to calculate the displacement of the projection on the diameter. इस चैप्टर में इस टॉपिक में अभी हमने प्रोजेक्शन के हवाले से बात करनी है। हम आगे चलते हैं तो इसको डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी and then we have to calculate the accelerations of the projection n in term of omega, and finally we have to meet the conclusions. So first of all, we have to discuss uniform circular motion is the replica of the simple harmonic motion. In this regard, we are having this image, and in this image we can see a mass m that is attached to the one end of this spring. The spring basically can move this mass up and down on the line B and the C because the mass is also provided at the point of P1. तो इस टॉपिक में नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि सपोज अगर हम इस मैस को डाउनवर्ड पुश करने के बाद छोड़ देते हैं तो क्या होगा। ये मैस जो है हम पहले लेक्चर में पीछे पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और उसमें हमने पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स कि जब आप इस मैस को डाउनवर्ड पुल करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स बिल्डअप हो जाएगी स्प्रिंग के अंदर और वो इस मैस को अपवर्ड खींचेगी। और ये मैस सपोज आपने सपोज करना है कि ये मैस बिटवीन बी एंड द सी ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। इसकी ऑसिलेशंस के दौरान हमने पॉइंट ए को सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेते हैं। पॉइंट ए को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेते हैं और सपोज ये टाइम टी है जब ये पॉइंट पी पे होगा, पॉइंट ए पे होगा, सॉरी टाइम टी के अंदर सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है मैस है वो पोजीशन ए पे है। और जब इसका टाइम t/4 गुजरता है, t/4 दैट इज द टोटल टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा t/4, तो ये पॉइंट मूव करता हुआ यहाँ से अपवर्ड मूव करता हुआ आ जाएगा किसके ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर ये पहुंच जाता है t/4 टाइम ड्यूरेशन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट जब t/2 टाइम पीरियड गुजरेगा तो अब इसने डाउनवर्ड मूव करना है, ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा अगेन पॉइंट ए तक। अगेन दिस इज द पॉइंट ए आफ्टर द टाइम t/2. So what happens next in the time period 3/4t, it reaches downward again to the point C, ये C पे पहुंच जाता है। और फिर जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा एक साइकिल का दैट इज 1t, तो ये अपने वापस इनिशियल A पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो हमने एक टाइम पीरियड के 4 फेजेस डिस्कस किए हैं और इन 4 फेजेस में ये पॉइंटर अप एंड द डाउन मूव करता है। कंक्लूजन क्या बनना चाहिए? कंक्लूजन ये बनना चाहिए कि ये जो मैस है दैट इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग, ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है, ये हमारी कंक्लूजन है। So it oscillates about its mean position with the extreme position B and the C, जो हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में हमें एक सर्कल दिखाया गया है और जिसमें हम अपने इस कंसेप्ट को समझना चाहेंगे कि बॉडी जो सर्कल पे मूव कर रहा है, सपोज हमें एक सर्कल दिखाया गया है और इसका रेडियस r है और ये बॉडी है जो कि मूव करता है इसके ऊपर, दायरे के ऊपर। तो हमने ये एग्जिबिट करना है, हमने ये साबित करना है कि ये जो बॉडी है दायरे के ऊपर मूव कर रहा है, बेसिकली it is having or exhibiting the uniform circular motion, basically it is exhibiting the simple harmonic motion। ये हमारा टारगेट है, हम इसको देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमारे इस तरफ कोई रोशनी का सोर्स है। रोशनी का सोर्स कुछ भी हो सकता है, सपोज मैं इसे कह देता हूँ कि ये हमारा सपोज सन है। तो एज्यूम करें अगर इस सूरज की रोशनी के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जाए और इस लाइन को जो यहाँ आपको ब्लैक नजर आ रही है, सपोज इस लाइन को हम एक पर्दा एज्यूम कर लेते हैं, एक स्क्रीन, एक डायमीटर को हम एक स्क्रीन एज्यूम कर लेते हैं, एक स्क्रीन, एक पर्दा, कोई चीज, कोई दीवार, सपोज ये है। तो यहां जब रोशनी पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हमें पता है इस ऑब्जेक्ट का साया इसके बिल्कुल सामने बनेगा, मतलब जहां पे ये ऑब्जेक्ट मौजूद है वहां पे ये साया बनेगा। इसी तरह अगर इस ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड मूव करवाते हैं, अगर हम इसको अपवर्ड मूव करवाते हैं, सपोज ये इस नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाता है जिसको हम इसकी पोजीशन सपोज P1 कहते हैं। ये पोजीशन हमारे पास O थी, ये पोजीशन टाइम 0 के हवाले से हमारे बुक में O1 इसको मेंशन किया गया है। O1 से मूव करता हुआ ये P पे आ गया। अगेन देखिए सूरज की रोशनी अगर एज्यूम की जाए तो इसका साया कहाँ बनना चाहिए, इसका साया यहाँ पे बनना चाहिए, उसके बिल्कुल ऑपोजिट। इन दो पोजीशंस में जब O1 से P1 पे ये जाता है तो हमने क्या देखा कि इसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, प्रोजेक्शन साया को कहते हैं, साया प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन जो है वो O से इस पॉइंट पर आता है। सपोज मैं इस पॉइंट को N का नाम दे देता हूं, तो मैंने क्या देखा, ये अपवर्ड मूव करता है, प्रोजेक्शन अपवर्ड मूव करता है। इसी तरह सपोज बॉडी हम यहां पे ले आए तो उसका प्रोजेक्शन फिर यहां पे बनेगा, और अगर वो बॉडी को हम यहां पे ले आए तो उसका प्रोजेक्शन भी इसी के नीचे होगा। अब ये पॉइंट गालिबन हमारी बुक में D मेंशन किया गया है और लोअर पॉइंट जो था ये सपोज हम इसको E लिख लेते हैं। तो हमने इस 90 के एंगल पे जब बॉल को मूव किया तो हमने क्या देखा कि इसका प्रोजेक्शन जो है वो सेंटर से स्ट्रेट अपवर्ड मूव करता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया है ऑन द सर्कल और हमने इसको मूव किया एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि जब बॉडी मूव करता है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सपोज टू द एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर, ये डायमीटर को मैं पर्दा कह रहा हूँ, एक स्क्रीन कह रहा हूँ, तो उसका प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे अपवर्ड मूव करेगा। इसी कंसेप्ट को अगर फॉलो किया जाए, सपोज हम कहते हैं कि हमारा जब ऑब्जेक्ट आएगा मूव करता हुआ इस साइड पे और यहाँ पे अगेन हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास एक लाइट सोर्स है, सपोज सन है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका साया कहाँ बनना चाहिए, उसका साया उसका बिल्कुल सामने यहाँ पे बनना चाहिए। तो हमने क्या देखा, पहले वो ऊपर था, उसके बाद ये अब इसका साया नीचे आ जाएगा। जब ये बॉडी यहाँ पे होगा तो उसका साया कहाँ बनना चाहिए, उसका साया फिर और नीचे बनना चाहिए इस पोजीशन पे। जब बॉडी सपोज यहाँ पे होगा तो अगेन चूंकि इस तरफ से लाइट आ रही है तो लाइट इसका साया कहाँ पे बनाएगी, सपोज इस जगह पे, तो ये इसका साया और नीचे आ जाता है। और इवेंचुअली जब बॉडी यहीं पे होगा तो उसका साया भी इसी जगह पे होगा। मींस कि अब हमने इसको कितना मूव करवाया है, टोटली तो हमने 270 डिग्री पे मूव करवाया, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से हम ऑलमोस्ट इसे 180 के एंगल पे मूव कर चुके हैं और इसका प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर अब ये नीचे जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब मूव करवाया था तो प्रोजेक्शन ऊपर गया था। अगर मैं इसके क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर देता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन क्या आया था, ऊपर से नीचे, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन प्रोजेक्शन और नीचे आ जाता है, मींस ई पे पहुंच जाता है। इसी मोशन को अगर हम जारी रखें, सपोज अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, अगेन वही हमारी सेंस के इस तरफ से कोई लाइट सोर्स है तो उसका साया फिर यहाँ पे बनना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से फिर प्रोजेक्शन अपवर्ड मूव करेगा। और अगर ये बॉडी यहाँ पे है और इस तरफ से लाइट सोर्स पड़ती है तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनना चाहिए सपोज, तो ये प्रोजेक्शन और ऊपर जा रहा है।
और अगर ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है तो ये इसका प्रोजेक्शन भी वापस सेंटर पे आ जाएगा। इस पूरी एक्सप्लेनेशन में हमने क्या देखा? इस पूरी एक्सप्लेनेशन में हमने ये देखा कि जब बॉडी दायरे पे घूमता है और एक चक्कर पूरा करता है तो उसका जो सर्कमफेरेंस है वो इस दायरे पर मिड पॉइंट से ऊपर जाता है डी तक, फिर नीचे आता है ओ तक, और फिर नीचे आता है ई तक, और फिर वापस आता है ओ तक। तो इस तरह हमने क्या देखा कि प्रोजेक्शन जो है वो इस डायमीटर के ऊपर और नीचे इस तरीके से मूव करता है। प्रोजेक्शन इस डायमीटर के ऊपर और नीचे मूव करता है। मींस सपोज अगर यहां से हम बात करते हैं तो ये प्रोजेक्शन पहले ऊपर गया था, उसके बाद फिर वापस ओ पे आया, फिर ये नीचे गया और फिर ये वापस ऊपर आया। अब इस तरह ये प्रोजेक्शन ऊपर नीचे इस तरह से मूव करता रहेगा। मैं इसको अगर लेजर से दिखाऊं तो ये आप इसको देखेंगे प्रोजेक्शन ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। इस प्रोजेक्शन का डायमीटर पे अप एंड डाउन मूव करना अपनी मीन पोजीशन ओ के अप एंड डाउन मूव करने के बराबर है। मीन्स के इसका प्रोजेक्शन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट कर रहा है। हमने एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक जाके कंक्लूड करना है कि ये वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है। कम से कम हम यहाँ पे ये तो कह सकते हैं कि इट इज हैविंग द ऑसिलेटरी और द वाइब्रेटरी मोशन, मींस द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी बेसिकली अपनी मिड पॉइंट ओ के ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। और क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज द बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कल, बॉडी इज मूविंग ऑन द सर्कल। तो इस डायग्राम से बेसिकली हमने कंसेप्ट देने की कोशिश की है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और इमेज है, हम उस इमेज को पहले देखते हैं। और इस इमेज के हवाले से यहाँ पे अगेन वही बात डिस्कस की गई है कि O1 हमारी वो पोजीशन है जहाँ पे वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट था जब टाइम 0 था, और फिर जब टाइम मूव करता है तो हमारा प्रोजेक्शन जो है वो भी ऊपर और नीचे मूव करता है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर टाइम 0 पे सपोज अगर वो इस ओ वाली पोजीशन पे था ऑब्जेक्ट, तो जब टाइम t/4 गुजरता है तो वो हमारा पॉइंट जो है वो d तक पहुंच जाता है टाइम d/4 में। इसी तरीके से जब टाइम t/2 होगा, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, ये रिटर्न करेगा बैक टू दिस पोजीशन दैट इज अगेन O, ये वापस आएगा इस पोजीशन तक। और जब टाइम पीरियड 3t/4 होगा तो फिर ये O से नीचे E तक आएगा, और टाइम t पे ये वापस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन O पे पहुंच जाएगा। तो इस सेंस में हमने क्या देखा कि ईच साइकिल में जो प्रोजेक्शन है बॉडी का वो अप एंड डाउन, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो अप एंड डाउन इस तरीके से डायमीटर पे मूव करता है। तो इसकी इस प्रोजेक्शन की मोशन से हम ये साबित कर सकते हैं कि बॉडी इज एक्सिबिटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगेन यहाँ पे वेव फॉर्म भी दिखाया गया है और तीनों डायग्राम्स दिखाए गए हैं, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द वेव फॉर्म एटसेट्रा। और यहाँ पे तीनों की सेंस एक ही बनती है कि बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करता है मास स्प्रिंग सिस्टम में, या फिर मूव करता है सर्कुलर मोशन में, या एक वेव फॉर्म एग्जिबिट कर रहा हो, तो बेसिकली इन तीनों हालतों में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट कर रहा हो। So first, next we have to discuss the displacement of the projection on the diameter. अब यहाँ पे हमने इसके प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट के हवाले से बात करनी है। अब अगेन याद रखिएगा ये पोजीशन O है, जब ऑब्जेक्ट पोजीशन O से मूव करता हुआ पोजीशन P पे आता है, पोजीशन O1 से मूव करता हुआ वो P पे जाएगा, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो भी अपवर्ड मूव करता हुआ सपोज वो पोजीशन N तक आ जाता है। ये पोजीशन N तक हमारा जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो N तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बनती है, ये एक जो ट्रायंगल बनाई गई है, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दूं तो इस ट्रायंगल में बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम करने की कोशिश की है, और थीटा आपको नजर आना चाहिए। सपोज मैं इसको इरेज करता हूँ, तो ये हमारे पास x0 है जो कि रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक, सर्कल का रेडियस भी है, और इस वाइब्रेटिंग बॉडी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी होगा, लिहाजा इसको x0 लिखा गया है। ये थीटा है और ये थीटा है जो पहली पोजीशन पे हमें दिखाया गया है। जब बॉडी O1 से P तक जाता है तो ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मूव करता है, और ये थीटा दोनों एक ही जैसे होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो बेसिकली हमने
अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट को हमने कैलकुलेट करना है ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द एन। अगर हमने इसके डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है तो हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, OPN ट्रायंगल को देखेंगे, और इस OPN ट्रायंगल से हम इसके डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, ये ट्रायंगल कौन सी है? दिस ट्रायंगल इज O एंड द P, सॉरी दिस इज O and this is P and this is N। इस ट्रायंगल में देखा जाए और हम देखें हम कितनी साइड्स हैं जो जिनमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगेन मैं बोलूंगा कि x0 बेसिकली इज गिवन, आपको पता है दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, एंड x वी हैव टू कैलकुलेट। बेसिकली वी आर इन्वॉल्विंग टू साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी दो साइड्स हैं? और वो साइड है, एक है परपेंडिकुलर और एक है ये परपेंडिकुलर है x वाला, और ये x0 उसका हाइपोटेन्यूज है। तो रिलेशन जो आता है इन दोनों में वो साइन थीटा का होता है। हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बेसिकली बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ये हमारा इन्फॉर्मेशन हमें पता है। सो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? x है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? x0 है। इसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट अगर मूव करवाते हैं तो x इक्वल टू x0 साइन थीटा आता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा? बेसिकली x0 जो है, जो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ द साइन ऑफ थीटा। मींस वो थीटा पे डिपेंड करता है। जितना एंगल ज्यादा होगा उतना displacement of the projection on the diameter भी ज़्यादा होगा। Next we have to talk about the instantaneous velocity. Again we have to talk about this velocity, और इस velocity को कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो है VP। तो आप याद रखिएगा, जब कभी कोई दायरे पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो दायरे के किसी भी पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। तो हम VP के हवाले से बात करेंगे। सेकेंड चीज याद रखिएगा कि VP बेसिकली इज मेकिंग द एंगल विद दिस डॉटेड लाइन और विद रेडियस इट इज परपेंडिकुलर, बट हमारा जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर पे अप एंड डाउन मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि VP का कौन सा कंपोनेंट होगा that is responsible for the velocity of this projection on the diameter। So हमने VP के को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, और VP के हमारे पास दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक बनता है VPY, एक है VPX। यहाँ पे हमने नहीं दिखाया गया। सपोज अगर मैं इसी ब्लू लाइन को सपोज मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरा वेक्टर है जी ब्लू वाला, और मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट ये बन जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा। दिस वन इज सपोज इट्स थीटा, दैट इज बेसिकली 90 माइनस थीटा। तो मैं अभी कंसेप्ट आपको देना चाहूंगा कि इस कंपोनेंट को अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ VP। ये था जी मेरा वेक्टर along the tangent regarding point P। तो इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, इस थीटा के सामने इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक इसका बन जा सकता है VPY एंड VPX। इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, VPY बन सकता है, दिस वन इज VPY एंड दिस वन इज द VPX। सो अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द कंपोनेंट में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द डायमीटर, तो आप ये कहेंगे VPY। उसकी वजह क्या है कि VPX तो इस डिस्प्लेसमेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। सो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, जबकि VPY वाला जो VPX वाला है कंपोनेंट वो तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो VPX वाला कंपोनेंट कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, हमें VPY के हवाले से बात करनी है। तो हम यहाँ VPY के हवाले से बात करेंगे। इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। और नेक्स्ट इसमें हमने क्या देखा जी कि VPY किसके बराबर होगा? VPY VP साइन इंटू 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। मीन्स मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमारी बुक में याद रखिएगा y कंपोनेंट के हवाले से बात नहीं की गई। देखिए अगर हम एज्यूम कर लें कि हमें y कंपोनेंट की बात करनी है तो हम VPY को यूं लिखेंगे VP साइन एंगल साइन थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा बेसिकली हमारे पास 90 माइनस थीटा था, तो हमने वही लिखा है कि VP साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है? ये बेसिकली हमारे पास VPY की वैल्यू है।
ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, ये वीपी वाई की वैल्यू है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, सो वीपी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि वीपी बेसिकली किसके बराबर होता है, वीपी इज इक्वल टू आर ओमेगा के। ये हमने कहाँ पढ़ा था, वीपी इज इक्वल टू आर ओमेगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में कि लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है। आर क्या है, रेडियस है, इस दर का रेडियस कितना है, सर्कल का एक्स नॉट है, तो ये एक्स नॉट ओमेगा बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये एक्स नॉट ओमेगा लिखा है, एक्स नॉट ओमेगा लिखा है किसकी जगह, वीपी की जगह या वी की जगह हमने एक्स नॉट ओमेगा लिखा है, कॉस ऑफ थीटा देगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करनी है। कॉस थीटा अगेन अगर आप इसी ट्राइंगल को देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एन पी बाय ओ पी, कॉस ऑफ थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, एन पी हमारा बेस है, ओ पी हमारा हाइपोटेनस है, और हमारे पास यहाँ पे बेस की वैल्यू नहीं है, एन पी की वैल्यू नहीं है, जबकि ओ पी तो हमारे पास एक्स नॉट है, ओ पी आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू मौजूद है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बेस को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम मसला फिथागोरस अप्लाई करके बेस की वैल्यू को फाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यूज एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इसके एन पी का। सो कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है, कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है एन पी बाय ओ पी, तो जब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे वो बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाय एक्स नॉट। अब इस एक्स कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जाके। तो ये हमने पुट किया है, यहाँ पे एक्स नॉट से कट जाएगा, तो ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। और नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन को। अगेन हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी दायरे में मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं सेंटीमीटर फोर्स बेसिकली दायरे में मूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है तो एक्सीलरेशन भी तो फिर फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी फोर्स की सेंटर की डायरेक्शन में, जो कि हमें यहाँ पे ये एक्सीलरेशन डायग्राम में एपी दिखाया गया है। अगेन फिर वही बात है कि एपी का कौन सा कंपोनेंट होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन मूविंग ऑन द डायमीटर। अगेन हम एपी को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट हम ये बना सकते हैं डॉटेड लाइन वाला जो हमने बनाया है, सपोज दिस वन, और एक कंपोनेंट ये है जो ग्रीन लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है, जो ग्रीन लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है, दिस वन, ये वाला कंपोनेंट ग्रीन लाइन वाला। सो अगर हम देखें एपी के दो कंपोनेंट बन गया। ऊपर वाले कंपोनेंट को मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ये थीटा के सामने ये साइड परपेंडिकुलर है, लिहाजा इस कंपोनेंट को मैं कहूंगा अगेन ए पी वाई, और इसको मैं कहूंगा ए पी एक्स। अगेन ए पी एक्स पर इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता एक्सीलरेशन का, बिकॉज द बॉडी इज मूविंग ऑन द डायमीटर एंड एक्स इज परपेंडिकुलर, तो हम ए पी एक्स की बात नहीं करेंगे, हम ए पी वाई की बात करेंगे। तो हमारी बुक में ए पी वाई को बेसिकली ए पी लिखा गया है, तो ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। अब ये ए पी एक्स नॉट ओमेगा कैसे आया, हमने चैप्टर नंबर 5 में ही पढ़ा था। चैप्टर नंबर 5 में याद करें क्या पढ़ा था कि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन बेसिकली इज इक्वल टू द वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। आपको पता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा, लिहाजा ये हो जाएगा आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर बाय आर, तो ऊपर वाला आर नीचे वाले आर से कट जाए तो बाकी बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर। और आर की वैल्यू क्या होती है, रेडियस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये हमें एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर वैल्यू दिखाई गई है। तो एक्स नॉट ए पी वाई, अब एपी बेसिकली एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर है गया, एपी एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब एपी वाई की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है एपी वाई के हवाले से। सो दिस एपी वाई इज इक्वल टू एपी साइन ऑफ थीटा, एपी की वैल्यू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन थीटा। इसमें साइन थीटा की हम वैल्यूज इसी इक्वेशन से अगर निकालें, इसी ट्रायंगल से ओपीएन ट्रायंगल से आप वैल्यूज निकालेंगे साइन ऑफ थीटा की, तो वो वैल्यूज निकलती हैं एक्स बाय एक्स नॉट, ये एक्स नॉट
x बाय x नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकलता है a इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x ओवर x नॉट से x नॉट कट जाएगा और बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वायर इनटू x। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमने एक कंपैरिजन करना है बिटवीन द टू डायग्राम्स और इस डायग्राम में आपको डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड लगता है तो ये डायग्राम हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए ड्रॉ की थी। यहाँ पे एरो डाउनवर्ड जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज द एक्सेलरेशन दैट वाज टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे कंपैरिजन ये करना है कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। इसी अपोजिट होने की वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स बेसिकली इज इक्वल टू द एक्स के। और ये माइनस का साइन है ना, अगर हम ओमेगा की वैल्यू को कांस्टेंट ले लेते हैं तो माइनस का साइन है ना बेसिकली ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बनती है क्योंकि हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए इज सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक डेफिनेशन क्या बनती थी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द एक्स। तो दो पैरामीटर थे यहाँ पे, नंबर एक ए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के इन टर्म ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ए की डायरेक्शन हमेशा एक्स के ऑपोजिट होती है। मींस अगर एक्स बाहर की तरफ होगा तो ए जो होगा वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हम पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ द रिसीविंग फोर्स तो वो अंदर की तरफ होगा। इक्वेशन नंबर 7.9 जो अभी हमने डिस्कस की है, it shows the acceleration is proportional to the displacement and is directed towards the mean position which is the characteristics of the simple harmonic motion। thus the point P point N is executing simple harmonic motion। जो हमने assumption बनाई थी वो हमने साबित कर दिया कि point N जो है वो simple harmonic motion exhibit करता है with the same amplitude, time period, instantaneous displacement as the point P1 moves on the circumference of the circle। this confirms our assumption the assertion that the motion of the n is just the replica of the pointers of the motion। so यहाँ पे हमने साबित किया अल्टीमेट जो हमने फर्स्ट assumption बनाई थी कि यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, तो हमने यही साबित करना था जो हमने कर लिया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।